गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू की सीरीज में 21 जून के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो मॉक टेस्ट है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ में ही स्पेक्ट्रम के लिए भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस करते हैं उसको आप नेट मॉक की एप्लीकेशन पर भी एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम आपकी रिवीजन जो है वो होती रहे। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जो मार्क्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में अपने ज़रूर लिखने हैं ताकि आप उसे इंप्रूव होता हुआ देख सकें। इसके अलावा अगर मार्किंग स्कीम के बारे में आपको पता है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज जो बेसिक सा ब्रेकअप हमारा रहता है वो ये है कि अगर 6 या इससे ज़्यादा मार्क्स आपके आते हैं तो उसे सेफ जोन माना जाता है और 6 से कम मार्क्स अगर आपके आते हैं तो वो डेंजर जोन में कंसिडर किए जाते हैं। और आपको करना क्या है, आपको बेसिकली डेंजर जोन से ऊपर सेफ जोन में आना है। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस सिप्री ईयरबुक 2020। तो सिप्री ईयरबुक 2020 किस चीज़ के बारे में है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन इसे रिलीज़ किसने किया है। तो कैसे हेग इंटरनेशनल ने रिलीज़ किया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, यूनिसेफ ने या स्टॉकहोम इंटरनेशनल ने। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो लास्ट टाइम भी हमने न्यूक्लियर कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था और वेरियस देखा था हमने न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में। स्टार्ट ट्रीटी के बारे में कौन कौन सी कंट्रीज का स्टॉक पाइल इंक्रीज हुआ है और किस किस कंट्री में स्टॉक पाइल जो है डिक्रीज करने की बात करी गई है। अगर आपको सिप्री की फुल फॉर्म पता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल ही इसका आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे आर्मामेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर स्टडी करती है और इसकी स्टडी में जो ईयर बुक 2020 है उसमें यह बताया गया है कि चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज का जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो पुराने ईयर्स के कंपैरिजन में, पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में वो इंक्रीज हुआ है और वो मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं अपने किसको, न्यूक्लियर आर्सेनल्स को। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी है और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने आपको इसके कंसर्निंग दे दी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन के बारे में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं डेक्सामेथासोन के बारे में। पहली कहती है डेक्सामेथासोन इज अ चीप एंड वाइडली अवेलेबल स्टेरॉइड ड्रग। ये एक स्टेरॉइड ड्रग है जो कि चीपली अवेलेबल है, हो सकती है। डेक्सामेथासोन रिड्यूस्ड कोविड-19 डेथ्स इन सीवियर पेशेंट्स एज पर डब्ल्यूएचओ ट्रायल्स। डब्ल्यूएचओ के ट्रायल्स में देखा गया है कि डेक्सामेथासोन जो है उससे कोविड-19 की जो डेथ है वो कमी आई है उसके अंदर। द ड्रग वॉज गिवन ओरली ओनली। जो ड्रग है उसको ओरली ही दिया जा रहा था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इस पे 28 डेज का ट्रायल हो चुका है इस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर और ऐसा देखा गया कि 35% डेथ रेट्स में डिक्लाइन हुआ है। किसके केस में, जहां पर ब्रीदिंग मशीन से ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जहां पर किसी भी तरीके की ब्रीदिंग मशीन जो थी उसकी जरूरत पड़ रही थी। और 20% जो डेथ है वो कम हुई है कहां पर, जहां पे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। तो इन 2 सिनेरियोज के अंदर ट्रायल्स में ऐसा देखा गया है कि जो डेथ रेट है वो कम हुआ है। तो डेक्सामेथासोन जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, रिड्यूस कोविड-19 डेथ इन सीवियर पेशेंट एज पर जो डब्ल्यूएचओ ने ट्रायल्स करे। द ड्रग जो है किस तरीके से दी जा सकती है, ये ऑरली भी दी जा सकती है और एक इंट्रावेनस टेक्निक होती है जिसमें वेन्स के थ्रू जो होता है वो ड्रग्स को दिया जाता है। तो उस तरीके से भी ये दी जा सकती है। तो सिर्फ ऑरली ही नहीं, इंट्रावेनस तरीके से भी ये दी जा सकती है। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, अगर डेक्सामेथासोन है क्या ये चीप है और वाइडली अवेलेबल ड्रग है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है कि ये चीपली एक अवेलेबल स्टेरॉइड ड्रग है। तो हमारे यहाँ पे पहली दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यूएनएससी इलेक्शन की बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन की। 2 स्टेटमेंट दे रखी है, 1 बाय 1 से रीड करेंगे और देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है यूएनएससी को लेकर। पहली कहती है इंडिया इज स्टैंडिंग अनअपोज्ड एज द नॉमिनी फॉर एशिया पैसिफिक सीट। एशिया पैसिफिक की जो सीट है वहां पर इंडिया जो है इस पर्टिकुलर सीट के लिए खड़ा है और यहाँ पे इसका कोई अपोजिशन नहीं कर रहा है। इन 2019 द कैंडिडेचर ऑफ इंडिया वाज एंडोर्स्ड बाय 55 मेंबर्स ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग एक्सेप्ट चाइना पाकिस्तान। 2019 में जो ये कैंडिडेचर जो था इसमें 55 लोगों ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही जो यूएनएससी के नॉन परमानेंट
मेंबर्स हैं उनको लेकर इलेक्शंस हुए कि कौन कौन सी सीट पे, नॉन परमानेंट सीट पे कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी। इंडिया यहाँ पे जो था स्टैंडिंग अनअपोज्ड रहा है, कोई भी यहाँ पे अपोजिशन नहीं था और 55 लोगों ने 2019 में इनको सपोर्ट किया था और उसमें चाइना और पाकिस्तान जो थे वो भी इंक्लूडेड थे। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। ऐसा नहीं था कि चाइना और पाकिस्तान जो थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 2019 में जो इंडिया का कैंडिडेचर था उसको 55 के 55 एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग कंट्रीज ने सपोर्ट किया था और यहाँ पे इंडिया जो है अनअपोज्ड इस सीट के लिए यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है हमारी वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। यूएनएससी को इलेक्शन को लेकर हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। पूछ रहा है कि यूएनएससी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें हम जो एज अ बॉडी है यूएनएससी, इसके बारे में और चीजें हम जानेंगे। पहली स्टेटमेंट कहते हैं इट इज वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूएनएससी जो है 6 मेजर ऑर्गन्स जो है यूनाइटेड नेशन के उसमें से एक है, हो सकती है। आर्टिकल 23 ऑफ यूएन चार्टर कंसर्न्स द कंपोजिशन ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी की जो कंपोजिशन है वो आर्टिकल 23 में दे रखी है। ये भी हो सकता है द यूएनएससी इज कंपोज्ड ऑफ 15 मेंबर्स। तो यूएनएससी के अंदर 15 मेंबर्स हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 6 मेजर ऑर्गन्स हैं। जैसे आप वेरियस बॉडीज पढ़ते ही रहते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। आप मुझे 6 बॉडीज़ के नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इससे आपकी एक तरीके से, अगर आप गूगल पर देखकर भी करते हैं तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी आपकी और आपको याद रहेगा कि 6 मेजर ऑर्गन्स यूएनएससी के कौन कौन से हैं। तो 6 मेजर ऑर्गन्स है, पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है। आर्टिकल 23 जो है यूएन चार्टर का, उसके अंदर यूएनएससी की कंपोजिशन दे रखी है। मतलब कंपोजिशन में क्या होगा कि इसको हेड कौन करते हैं और कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। थर्ड पे आते हैं, कंपोज्ड 15 मेंबर्स। यूएनएससी के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, ये आपको पता ही है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। मैंने आपको अभी बताया था 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये भी जो सीट्स है ये एक तरीके से राशन करके रखी हुई हैं कि किस रीजन को कितनी सीट्स मिलेंगी। तो यहाँ पे कह रखा है कि ईस्टर्न यूरोप की इसके अंदर 1 सीट है, हो सकता है। अफ्रीका एंड एशिया की 2 सीट है, ये भी हो सकता है। लैटिन एंड कैरिबियन की 2 सीट है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इसके अंदर, इसमें ये 4 ऑप्शन में से कोई भी ठीक नहीं है। अब मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज़ कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था यूएनएससी के बारे में कि किस पर्टिकुलर रीजन से, यूरोप से कितने लोग आते हैं, मतलब कितनी कंट्री रिप्रेजेंट करती है, अफ्रीका से कितनी कंट्रीज हैं नॉमिनेट होती हैं, वेस्टर्न यूरोप से कितनी होती है, लैटिन अमेरिका से कितनी होती है। तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट टिप्स पे याद होना चाहिए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर आपने इसका आंसर सही बताया इवन विदाउट द ऑप्शंस, देन डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आपको जो पुराने लेक्चर्स हैं उसमें जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो अच्छे से याद है और इससे ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री जो है रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल ठीक है। अफ्रीका एंड एशिया, क्योंकि अफ्रीका एशिया 2 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे 2 कंट्रीज नहीं होंगी, ऑफकोर्स इससे ज़्यादा होंगे, तो 5 कंट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। लैटिन एंड कैरिबियन में 2 करती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज का ब्रैकेट है जिसके अंदर अगेन 2 करती है। तो 1 + 5 + 2 + 2 टोटल 10 मेंबर्स यहाँ पर हो गए। तो ये जो बाइफर्केशन है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ईच ईयर जनरल असेंबली जो है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को आउट ऑफ 10 में से 5 को ये क्या करती है, 2 साल की टर्म के लिए इलेक्ट करती है। तो हर साल 2 साल की टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है 5-5 मेंबर्स को, ये ध्यान रखिएगा। ये बाइफर्केशन आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। यूएनसीसीडी के बारे में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट, क्या है ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो यूएनसीसीडी के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इसको 1 बाय 1 देखेंगे। पहली कहती है यूएनसीसीडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। तो 1994 में इसको बनाया गया था, हो सकता है। इट इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये भी हो सकता है। इट लिंक्स एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ये क्या करता है, एनवायरमेंट को, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के साथ लिंक करके देखता है। इट इज़ द ओनली कन्वेंशन स्टेमिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21। तो जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी बेसिकली इसका जो ओरिजिनेशन है वहाँ से हुआ है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, अब ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने, आपको याद होगा, जूनोसिस के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो डिसीजेज आ रही हैं वो एनिमल से ह्यूमंस को हो रही हैं।
ठीक है, और ये ऐसा दोनों के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है वो इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। यूएनसीसीडी का कहना ये है कि देखिए लैंड तो लिमिटेड है, पहले क्या होता था एनिमल्स एक जगह पे रहते थे और ह्यूमंस जो थे वो दूसरी जगह पे रहते थे, इंटरेक्शन दोनों का कम होता था और इसी वजह से जो जूनोसिस की प्रॉब्लम थी, मतलब जो एनिमल डिराइव डिसीजेज होती है जो ह्यूमंस में उनके इंटरेक्शन के साथ होती है, जैसे अभी कोविड भी एक इसका एग्जाम्पल है, इस तरीके की डिसीजेज नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि अभी लैंड यूज जो है वो चेंज हो रहा है, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ पर लोग जा रहे हैं और इसके अलावा जो फॉरेस्ट है उसको काट कर वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई जा रही है और डेवलपमेंट जो है वो पूरा हो रहा है, इसी वजह से जो इंटरेक्शन है किसके बीच में, जानवरों के बीच में और ह्यूमंस के बीच में ज़्यादा हो रहा है। और ये एक रीज़न है जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कारण है वेरियस जूनोसिस या जूनोटिक डिसीजेज का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एनिमल्स की डिसीजेज हैं वो ह्यूमंस में आ रही है, क्योंकि इंटरेक्शन जो है लैंड चेंज होने की वजह से, लैंड यूज चेंज होने की वजह से इंटरेक्शन इंक्रीज हो रहा है और उसी इंटरेक्शन को चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो ये पूरी चीज़ जो थी वो डिस्कशन करी गई यूएनसीसीडी के द्वारा और यहाँ पे इसी वजह से यूएनसीसीडी के बारे में हमने क्वेश्चन बनाया था। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बट इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ऐसा नहीं है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इट्स अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, तो ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ हमने देख लिया कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करता है और रियो कॉन्फ्रेंस के दौरान इसको ओरिजिनेट किया गया था, रेकमेंड किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। और अभी रिसेंटली कोविड-19 को लेकर इसने स्टेटमेंट दी है। इंडिया की तरफ से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो एक नोडल मिनिस्ट्री की तरह इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि किसके बारे में, फॉरेस्ट फायर्स के बारे में पूछा गया। फॉरेस्ट फायर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। NAPFF was launched in 2018। NAPFF जो है उसको 2018 में लॉन्च किया गया था, हो सकता है ये है क्या, नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर्स। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, दैट इज FPM इज द ओनली सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम। FPM जो है वो अकेला अपने आप में सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, हो सकता है। FPM was replaced by इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम IFMS इन 2017। FPM को IFMS ने 2017 में रिप्लेस कर दिया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो NAPFF नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर्स वाज लॉन्च इन 2018। 2018 में NAPFF को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। और FPM जो है अपने आप में अकेला ही, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम अपने आप में अकेला ही एक सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट भी। और इसने FPM ने IFMS को रिप्लेस किया था, ना कि IFMS ने FPM को। तो तीसरी स्टेटमेंट इसी वजह से गलत हो जाती है, क्योंकि ये उल्टी करके दे रखी है। तो 2017 में FPM ने IFMS को रिप्लेस किया था। फंड्स एलोकेशन की बात करी जाए अंडर द FPM, तो मैं ये बताऊंगा सेंट्रल एंड स्टेट की जो कॉस्ट शेयरिंग रहती है इसके अंदर 90:10 में रहती है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन्स की बात करें, अदरवाइज इट इज़ 60:40 जैसे बाकी स्कीम्स में होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट्स ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि जल जीवन मिशन के बारे में बात कर रहा है। रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री जो कि पूरा ये मिशन चला रही है, उसने अनाउंस किया है कि जो लेबर्स हैं जो वापस आ रहे हैं वेरियस स्टेट से अपने स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर जल जीवन मिशन के अंदर उनको डिप्लॉय किया जाएगा, किसी न किसी तरीके से उनको काम प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पूरी न्यूज़ थी, इस वजह से जल शक्ति मिनिस्ट्री और जल जीवन मिशन के बारे में डिस्कशन किया हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल पॉपुलेशन जल जीवन मिशन में प्रोवाइड किया जाएगा, हो सकता है। द वाटर विल बी प्रोवाइडेड बाय 2025। 2025 जो है वो रखा गया टाइम पीरियड इस पूरे मिशन को अचीव करने का। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, बैकग्राउंड आपने देख लिया। जो वर्कर्स है जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं अपने स्टेट में, तो वहाँ पे अब उनके पास काम करने के लिए नहीं होगा, तो जल जीवन मिशन जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ उनको काम क्रिएट करके दिया जाएगा। इसके अंदर पाइप ड्रिंकिंग वाटर जो है वो रूरल पॉपुलेशन प्रोवाइड करना है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो टाइम पीरियड रखा गया है वो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, दैट इज 2024। इसी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है किसके बारे में, पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में। और पशुपतिनाथ टेम्पल जो है इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। अब ये न्यूज़ में था, उसी वजह से इस पे क्वेश्चन बनाया गया है। पहली जो स्टेटमेंट है वो कहती है इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। पशुपतिनाथ टेम्पल जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नेपाल। तो नेपाल के अंदर एक लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। टेम्पल डेडिकेटेड टू सेवरल अदर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट डेइटीज सराउंडेड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जी का जो टेम्पल है उसके चारों तरफ हिंदूज और बुद्धिस्ट डेइटीज जो है वो भी वहाँ पे सराउंड करती हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, रिसेंटली आपको पता है बॉर्डर एरियाज को भी लेके इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अभी एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किया गया है, ताकि पशुपतिनाथ टेम्पल जो है यहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटीज काठमांडू के अंदर प्रोवाइड करी जा सके। और ये बात करूँ, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 1979 में भी जो है इस स्टेटस को मिल गया था, जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस है, और ये जो स्टेटस 1979 में दिया गया था ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया था। पशुपतिनाथ टेम्पल नाम से पता चल रहा है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होगा डेफिनेटली। और क्या ये लार्जेस्ट टेम्पल है? तो यस, नेपाल का ये लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। अब बात करें जाए तीसरी स्टेटमेंट के बारे में, क्या बुद्धिस्ट और हिंदू डीटीज जो है वो भी सराउंड करती है टेम्पल को? तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड इनिशिएटिव फर्स्ट बेल। फर्स्ट बेल इनिशिएटिव डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, लेकिन क्वेश्चन के आंसर में आपको बताना है कि किसने इनिशिएट किया है। क्या कर्नाटका ने रिसेंटली इनिशिएट किया, मणिपुर ने, तमिलनाडु या फिर केरला ने? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो केरला गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा, वर्चुअल क्लासेस जो हैं, आपको पता है कोविड की वजह से स्कूल्स जो हैं वो भी बंद हैं, तो वर्चुअल क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी इसके अंदर। वर्चुअल क्लासेस फॉर स्टेट स्कूल स्टूडेंट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। और इसमें होगा क्या, जो ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन मटेरियल जो है, वीडियो कंटेंट और पीडीएफ्स, इसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा। साथ में ही जो पब्लिक रन टेलीविजन चैनल्स है वहाँ पर भी डायरेक्ट टू होम सर्विसेज को यूज़ करके, इंटरनेट को यूज़ करके जो फ्री लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अंदर काइट करके इंस्टीट्यूट जो है, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, वो पूरा का पूरा टाइम टेबल जो है और वेरियस क्लासेस को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। हो सकता है अभी केरला ने लॉन्च किया है, बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी केरला को यहाँ पर फॉलो करें और इस तरीके का जो इनिशिएटिव है वो लें। तो हमारे 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। विद इन 2 मिनट्स हम इसे रिवाइज कर लेंगे अब। चलिए, तो सबसे पहले सिप्री के बारे में देखा था, स्टॉकहोम इंटरनेशनल है, आर्सेनल के बारे में बताता है, न्यूक्लियर जो स्टॉक पाइल है वो किसके पास कितना है। रिसेंटली जो रिपोर्ट है उसने ये बताया कि जो ये न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हुआ है, मॉडर्नाइज हुआ है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था डेक्सामेथासोन के बारे में, एक आप कह सकते हैं स्टेरॉइड ड्रग है, और रीसेंट ट्रायल से पता चला है कि जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ब्रीदिंग मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर डेथ रेट को कम करने में इस पर्टिकुलर ड्रग ने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है। इसके अलावा ड्रग जो है ऑरली भी दी जा सकती है और जो वेन्स होती हैं उसके थ्रू भी दी जा सकती है। देन यूएनएससी इलेक्शन के बारे में देखा था, इंडिया जो है अनअपोज स्टैंड हुआ है, चाइना पाकिस्तान ने 2019 में सपोर्ट किया था। इसके अलावा आर्टिकल 23 जो है वो यूएन चार्टर का बात करता है यूएनएससी की कंपोजिशन के बारे में। 6 मेजर ऑर्गन्स होते हैं इसके, उसके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। 15 इसके टोटल मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट जो आपको पता ही है, जिसमें इंडिया भी एक परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है, 10 नॉन परमानेंट जिसमें इंडिया भी एक है। इसमें 5-5 करके जो इलेक्शंस होते हैं कंट्रीज़ के वो होते हैं, और इसको पर ईयर किया जाता है और 2 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, तो 2 साल का टेन्योर रहता है इसके अंदर। इसमें जो वेरियस कंट्रीज है वो रिप्रेजेंट करती है वेरियस कॉन्टिनेंट्स को। तो ईस्टर्न यूरोप से 1 कंट्री होती है, अफ्रीका एशिया से 5, लैटिन एंड कैरिबियन से 2 कंट्रीज होती हैं, और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज से 2 कंट्रीज अगेन। तो यहाँ पे टोटल 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। यूएनसीसीडी के बारे में देखा था, यूएनसीसीडी जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, 1994 में इसे बनाया गया था। बाइंडिंग है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और ये बेसिकली एनवायरमेंट डेवलपमेंट को लिंक करके देखता है, और ये कॉन्फ्रेंस में इसको सजेस्ट किया गया था। हमारे यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो रिप्रेजेंट करती है। फिर हमने देखा था फॉरेस्ट फायर्स के बारे में, एनएपीएफएफ को लॉन्च किया था 2018 के अंदर। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम जो है हमारी ओनली सेंट्रली फंडेड स्कीम है। इसने किसको रिप्लेस किया था, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम को 2017 के अंदर। फिर हमने जल जीवन मिशन, जल जीवन मिनिस्ट्री जो चला रही है उसको देखा था, 2024 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। रूरल पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर, पाइप ड्रिंकिंग वाटर। और अभी जो ये मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि जो वर्क फोर्स है जो बाकी के स्टेट से वापस आ रही है उसको कुछ ना कुछ जो है काम इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद हमने देखा था पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में, डेडिकेट किसको किया है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया हुआ है। लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है नेपाल के अंदर, और इसमें दूसरी जो डीटीज है हिंदूज और बुद्धिस्ट डीटीज वो भी सराउंड करती है टेम्पल को। रिसेंटली एमओयू जो है वो साइन किया गया नेपाल के द्वारा, और यहाँ पे ऑलरेडी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है यूनेस्को द्वारा 1979 में ही दिया जा चुका है। देन लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट बेल इनिशिएटिव, जो कि किसका है, केरला का है। काइट जो है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, इसके अंदर जो टाइम टेबल है वो बना रही है। इसमें जो आपकी डीटीएच सर्विसेज होती है उसको यूज़ किया जाएगा, जो पब्लिक रन टेलीविजन चैनल्स हैं उसको यूज़ किया जाएगा, इंटरनेट को यूज़ किया जाएगा, और जो वर्चुअल क्लासेस है वो जो है केरला के जो स्टेट स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करी जाएगी। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बाकी के जो स्टेट्स हैं वो भी इसको फॉलो करें। तो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा, और साथ में ही जो मॉक टेस्ट का लिंक दिया गया उसे जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग के बारे में पता चल सके। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपने स्कोर किया देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन, मतलब तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं, पूरा नीचे के ब्रैकेट्स के
अंदर अगर आपका स्कोर आ रहा है देन कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। वो चेंज क्या है, देखिए वो ऐसा भी हो सकता है कि गलती आपकी क्वेश्चन को गलत पढ़ने की वजह से हो रही हो तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, या फिर नॉलेज गैप की वजह से हो रही हो, उस क्वेश्चन के बारे में आपको पता ही नहीं है तो नॉलेज गैप को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करके आपको बदलना पड़ेगा। या ऐसा हो सकता है कि आपने वो चीज़ पढ़ रखी थी लेकिन यहाँ पर क्लिक नहीं हुई, याद नहीं है आपको, तो वो रिकॉल करने के लिए आपको रिवीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। वेरियस जो टेस्ट सीरीज़ हैं और वेरियस क्लासेस हैं उसके जो लिंक्स हैं वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।